दोस्तों नमस्कार। बीते 24 सालों में मैंने इंश्योरेंस की दुनिया में हजारों लोगों को अपने सपनों को हकीकत में बदलते हुए देखा है और पिछले 2 साल से टाटा एआईए जैसे भरोसेमंद ब्रांड के साथ काम करके इस बदलाव को मैं खुद महसूस कर रहा हूँ। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी मास्टर क्लास, यदि आपने इसको शुरू से आखिर तक ध्यान से देखा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये आपके इंश्योरेंस के कैरियर की दिशा को बदल सकती है। ये सिर्फ एक मात्र वीडियो नहीं है, ये एक पूरा ब्लूप्रिंट है जिसे हमने पॉलिसी साथी प्लेटफॉर्म पर सिर्फ आपके लिए तैयार किया है। इसमें वो सारी चीजें हैं जो एक इंश्योरेंस एडवाइजर को आज के डिजिटल दौर में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। अगर आपने इंश्योरेंस की दुनिया में एज ए एडवाइजर के तौर पे अभी अभी अपना पहला कदम रखा है या फिर जल्दी ही आप इस करियर की शुरुआत करना चाहते हैं या सोच रहे हैं कि टाटा एआईए जैसे भरोसेमंद ब्रांड के साथ अपने सफर शुरू करें, तो यह वीडियो आपके लिए रोड मैप की तरह है। इस मास्टर क्लास में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे लाइफ इंश्योरेंस क्या है, लाइफ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके बेसिक क्या हैं, आईआरडीए का परिचय, आईआरडीए क्या है, आईआरडीए का इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या रोल है, एचएलवी क्या है, इसे कैसे कैलकुलेट करें, टाटा ग्रुप और एआईए ग्रुप के बारे में डीपली अंडरस्टैंडिंग, टाटा एआईए के साथ कैरियर अपॉर्चुनिटी। दोस्तों मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगा, एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए क्योंकि अगले 40 मिनट आप खुद को अपने कैरियर के लिए, अपने भविष्य को दे रहे हो। इस वीडियो की हर स्लाइड, हर एग्जाम्पल, हर एक सेकंड आपके लिए इनकम, सक्सेस और ग्रोथ का एक नया रास्ता ओपन कर रही है। और अगर हाँ आपने इस वीडियो को बीच में स्किप किया या मिस किया तो शायद आप उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह से मिस कर देंगे जो आपको उन हजारों इंश्योरेंस एडवाइजर से अलग बना सकती है। और याद रखिए ये तो बस एक शुरुआत है और आने वाले सेशन में हम टाटा एआईए के एडवाइजर मॉडल को समझेंगे और अलग अलग क्लाइंट प्रोफाइल के लिए बेस्ट पॉलिसी पर डीप मास्टर क्लास करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की मास्टर क्लास। तब तक उस काम को सीखते नहीं और काम सीखने के बाद चैलेंज समाप्त। अक्सर जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसके अंदर जब कोई साथी अपना फॉर्म फिल करता है, अपना कैरियर स्टार्ट करता है तो उसको बहुत सारी चैलेंज का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो चैलेंज रियल के अंदर होता ही नहीं है, लेकिन उसको महसूस होती है बहुत सारी डिफ़िकल्टीज। तो उन सब चीज़ों के लिए है कि किसी भी काम को अगर आप चाहते हैं तो अगर आप उस काम को अच्छे से सीख लेते हैं तो फिर आपको उस काम में चैलेंज रहते नहीं हैं। चैलेंज क्या है, समाप्त। अभी हम डिस्कस करेंगे ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितने प्रकार का है। नंबर 1 जर्नल इंश्योरेंस। जर्नल इंश्योरेंस जो होता है वो होता है नॉन लाइफ एसेट्स, यानी कि अगर आपके घर में कोई व्हीकल है, होम है या किसी बिजनेस इंश्योरेंस करवा रहे हो तो वो क्या है, जर्नल इंश्योरेंस तहत आता है। अब जनरल जो इंश्योरेंस होता है उसकी जो पॉलिसी की जो अवधि होती है, पॉलिसी पीरियड होता है, वो 365 दिन या एक अधिकतम 1 साल तक होता है। सेकंड चीज, उसमें जो आपने प्रीमियम पे किया, अगर 1 साल में ऐसी कोई दिक्कत आती है, कोई जैसे आपकी कोई गाड़ी चोरी हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या है, क्लेम को वहन करती है। अगर 1 साल तक सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो वो पहले साल वाला प्रीमियम आपका पूर्णतः रूप से लैप्स हो जाता है और फिर आपको न्यू प्रीमियम पे करना पड़ता है। तीसरा इसमें क्या होता है, प्रीमियम हर बार चेंज होता रहता है। टाइप ऑफ इंश्योरेंस में जो सेकंड प्रकार का, दूसरी प्रकार का जो इंश्योरेंस है उसको हम बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, स्वास्थ्य का बीमा। ये कवर हॉस्पिटल एंड मेडिकल एक्सपेंसेस। ये हॉस्पिटल के जो एक्सपेंसेस होते हैं और जो दवाइयों के जो एक्सपेंसेस हैं उनको ये कवर करता है। हेल्थ इंश्योरेंस का जो पॉलिसी पीरियड होता है वो भी 365 डेज या 1 साल तक होता है और इसके अंदर अगर 1 साल के अंदर कोई कैजुअलिटी आती है किसी प्रकार की तो फिर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी वो क्लेम प्रोवाइड करती है। और जो आपने 1 साल में प्रीमियम पे किया, कैजुअलिटी आए तो भी, नहीं आए तो भी, क्लेम ले ले तो भी, क्लेम ना ले तो भी, वो पहले साल का जो आपका प्रीमियम है वो फिर लैप्स हो जाता है और नेक्स्ट ईयर जब आप अपनी पॉलिसी को रिन्यू करवाते हैं तो फिर आपका जो प्रीमियम है वो इंक्रीज हो जाता है। थर्ड टाइप ऑफ इंश्योरेंस है जिसको हम बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस, जिसके बारे में आज हम थोड़ा सा
डीपली डिस्कशन इस स्लाइड में करेंगे। लाइफ इंश्योरेंस, जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जीवन का बीमा। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर अगर आपको अपने जीवन का बीमा करवाना है तो इसके अंदर पीपीटी यानी प्रीमियम पेइंग टर्म, जो आपको पैसा पे करना है वो आपको केवल 12 साल करना है। सेकंड चीज है पीटी। पीटी मीन्स पॉलिसी टर्म। पॉलिसी की जो अवधि है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि 12 साल पैसा पे करने के बाद आप चाहें तो अपना 100 साल तक का इंश्योरेंस ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो 100 साल से कम की अवधि का भी आप चुनाव कर सकते हैं। यानी मैक्सिमम जो पॉलिसी टर्म है वो आपकी 100 ईयर रहने वाली है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपने 12 साल के अंदर प्रीमियम पे किया है वो 12 साल के बाद आप उस पैसे को विद इंटरेस्ट आप वापस ले सकते हैं। कंपनी आपको लाइफ इंश्योरेंस में एक मैच्योरिटी है वो पे करेगी। और सबसे बड़ी चीज लाइफ इंश्योरेंस में क्या रहती है कि जो आपने एक बार प्रीमियम का चुनाव कर लिया तो वही प्रीमियम आपका समानांतर लगातार रहने वाला है। ना प्रीमियम कम होगा ना प्रीमियम आपका बढ़ेगा, यानी प्रीमियम रिमेन सेम। अगली स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस। जीवन बीमा होता क्या है, जीवन बीमा क्या है। जीवन बीमा एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है जो किसी एक व्यक्ति जो बीमा लेना चाहता है और एक कंपनी जो कि बीमा प्रदाता है जो इंश्योरेंस दे रही है, उनके बीच में एक रिटर्न एग्रीमेंट है। जब भी आप किसी व्यक्ति की पॉलिसी करते हैं तो उसके पॉलिसी इश्यू होने के कुछ दिन बाद उसके घर पे एक पॉलिसी बॉन्ड पहुंचता है। वो जो पॉलिसी बॉन्ड होता है वो ग्राहक और कंपनी के बीच का एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है, और ये रिटर्न एग्रीमेंट आजकल आपकी मेल पे भी आ जाता है। इस रिटर्न एग्रीमेंट के अंदर जो कंपनी है और जो बीमा करवाने वाला व्यक्ति है, अगर बीमा करवाने वाले व्यक्ति की कोई मृत्यु हो जाती है या कोई दुर्घटना के अंदर वो डिसेबल या अपंग हो जाता है तो पूर्ण स्वीकृत राशि यानी कि जो रिटर्न एग्रीमेंट है उसमें एक क्लेम की अमाउंट डिसाइड होती है। वो क्लेम की अमाउंट है वो देने का वायदा बीमा प्रदाता कंपनी करती है। अभी हम समझते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है ये इसको रेगुलेट कौन करता है। तो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को जो रेगुलेट करता है वो आईआरडीए रेगुलेट करती है। इसको आईआरडीए को हम समझते हैं। आईआरडीए की फुल फॉर्म क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत के अंदर जितनी भी जीवन बीमा करने वाली कंपनी है उन सभी की सभी कंपनियों को जो रेगुलेट करने का काम है वो इरडा करता है। इरडा की जो स्थापना हुई इंडिया में, जो भारत सरकार ने इसकी स्थापना 1999 के अंदर की और 1999 के अंदर इसकी स्थापना हो गई, लेकिन वैधानिक रूप से इरडा ने जो काम करना शुरू किया वो अप्रैल 2000 के अंदर इरडा ने अपना काम करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ हम एक बार ये समझते हैं कि आईआरडीए के एक बार मुख्य कार्य क्या हैं, क्योंकि अगर हम एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर बहुत अच्छे तरीके से काम करना चाहते हैं तो हमें ये कुछ बेसिक नॉलेज हैं जो अपने को होना बहुत जरूरी है। आईआरडीए के कुछ मुख्य कार्य हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला काम, अगर कोई भी कंपनी बीमा क्षेत्र के अंदर काम करना चाहती है तो उसको लाइसेंस देने का काम, और लाइसेंस देने से पहले और उसके बाद उसका निरीक्षण करने का काम वो रेगुलर तौर पे इरडा का कार्य है। सेकंड, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जब किसी भी पॉलिसी को लॉन्च करती है और उस पॉलिसी को लॉन्च करने के साथ साथ एक प्रीमियम की जो राशि है वो जो डिसाइड करती है, इन दोनों दरों को नियंत्रित करने का काम वो भी इरडा करता है। तीसरा, धोखाधड़ी और अनुचित प्रथाओं को रोकने का जो काम है वो भी इरडा का मुख्य काम है। एक जो पॉलिसी धारक है, बीमा धारक के हित की अगर मैं बात करूं, उसके हित को रक्षा करना, हित इन द सेंस उसके पैसे की रक्षा करना, उसने जो पैसा किसी भी कंपनी में दिया है उसके पैसे की रक्षा करना, उसके क्लेम की रक्षा करना, यानी ग्राहक के हित की रक्षा करने का मुख्य काम है वो आईआरडीए का है। आईआरडीए के आज के दिन पूरे भारत के अंदर 17 ऑफिसेज हैं। बीइंग ए पॉलिसी होल्डर, अगर आपको आपकी कंपनी से कोई दिक्कत है, कोई शिकायत है
तो पहले आप कंपनी से संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप IRDA को भी मेल कर सकते हैं। अगला जो मुख्य काम है वो है बीमा क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना। IRDA का जो मुख्य काम है वो ये काम भी है कि भारत के अंदर बीमा जो क्षेत्र है इसको बढ़ाने का जो काम है वो IRDA का है, क्योंकि 2000 से पहले भारत में एक ही कंपनी थी LIC जो जीवन बीमे का काम करती थी। इसके बाद जीवन बीमा के अंदर निरंतर कंपनियां बढ़ती गई। इसका कारण ये है कि हमारी जो भारत सरकार है वो ये चाहती है कि हर व्यक्ति का इंश्योरेंस हो, और किसी भी देश को डेवलप्ड होने के लिए यानी विकसित होने के लिए सबसे पहली चीज है कि अगर हर व्यक्ति का बीमा हो जाएगा तो ही कोई देश है वो विकसित होता है। अब बीमा क्षेत्र के विकास को बढ़ावा करने का जो काम है वो भी IRDA का मुख्य काम है। देखिए, आज अगर भारत की मैं बात करूं, 1 अगस्त 2025 तक के आंकड़ों की अगर मैं बात करूं, तो आज भारत में 26 बीमा कंपनियां हैं जिनको IRDA से लाइसेंस प्राप्त है। सबसे पहले 24 कंपनियों को लाइसेंस मिला। 24 कंपनियों में एक जो कंपनी थी एक्साइड, जो जिसकी आपने बैटरी देखी होगी, एक्साइड भी लाइफ इंश्योरेंस के कारोबार में आई, लेकिन किसी वजह से या IRDA के पैरामीटर पे वो कंपनी खरी नहीं उतरी, ऐसा कोई भी रीजन हो सकता है। तो फिर IRDA ने उस कंपनी को मर्ज कर दिया HDFC के अंदर। आज उस कंपनी के जितने भी क्लाइंट थे उन सभी क्लाइंट्स को अपनी मैच्योरिटी या क्लेम है वो जो दूसरी कंपनी है जिसके अंदर उस ग्रुप को मर्ज किया गया, वो वहां से उन कस्टमर्स को पेमेंट हो रही है। यानी कि उस कंपनी के ना रहने के बावजूद भी वहां उस कंपनी में जितने लोगों ने पॉलिसी करवाई थी उन सब का पैसा है वो पूर्णतः रूप से सेफ है, और वहां पे उन लोगों को क्लेम है वो दूसरी कंपनी से अब उनको मिलेगा। तो ये रेगुलेटिंग होने का एक सबसे बड़ा फायदा होता है। तो IRDA के अंतर्गत अगर कोई भी कंपनी काम कर रही है तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो कस्टमर है वो सेफ है, एडवाइजर है वो सेफ है, आपके ऊपर व्यक्तिगत तौर पे किसी कस्टमर की लायबिलिटी नहीं रहती। तो 24 में से एक कंपनी का मर्ज होने के बाद 23 कंपनियां बची, और रिसेंटली अभी 3 नई कंपनियां हैं जिनको IRDA ने लाइसेंस दिया है। आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो पूरे भारत में 26 कंपनियां हैं जो जीवन बीमा के कारोबार में हैं। अब सबसे जरूरी चीज क्या है, और ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, वाहे लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा क्यों आवश्यक है, जीवन बीमा क्यों जरूरी है। क्योंकि जब भी आप बीइंग एडवाइजर आप लोगों से मिलते हो तो बहुत सारे लोग एक सवाल उठाते हैं कि मेरे को बीमा की जरूरत नहीं है, मेरा बीमा तो हो चुका है, मेरे को बीमा की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले हमें एक एडवाइजर के तौर पे अगर बहुत अच्छे से काम करना है तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है, और जान के दूसरे व्यक्ति को समझाना बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति के लिए बीमा क्यों जरूरी है। तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, इस स्लाइड के सबसे लेफ्ट में ऊपर लिखा हुआ है DOB, डेट ऑफ बर्थ, और इस स्लाइड के राइट साइड में आगे लिखा हुआ है DOD, डेट ऑफ डेथ। DOB डेट ऑफ बर्थ, DOD डेट ऑफ डेथ। इस धरती पे जिस भी इंसान ने जन्म लिया उनकी सबकी DOB है और सबको पता होती है, लेकिन हम सबकी जो मृत्यु है वो एक कटु सत्य है। ये कब होगी इसका किसी को नहीं पता, लेकिन ये एक कटु सत्य है कि हमारी मृत्यु निश्चित है। संसार में जिस व्यक्ति ने जन्म ले लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, कोई यहाँ पे सदा सदी नहीं रहने वाला। तो DOB से DOD के बीच की जो रेखा है ये किसी की छोटी हो सकती है, ये किसी की बड़ी हो सकती है, किसी की ये 10 साल, किसी की 20 साल, किसी की 50 साल, किसी की 70, किसी की 100 साल की हो सकती है। इसके बीच की जो ये रेखा है इसी को जीवन बोला जाता है। मानव जीवन में, हर जीवन में 2 सिचुएशन क्रिएट होती हैं। सिचुएशन नंबर 1, पहली स्थिति क्या है, 99% लोग हम ये मानते हैं कि वो लंबा जीवन जीते हैं। लंबा जीवन जीने का मतलब हर व्यक्ति ने जो जीवन सोचा है, यानी कि 70 साल, 80 साल, 90 साल या 100 साल, 80-90 साल को हम लोग लंबा जीवन जीते हैं। तो 99% लोगों का हम मानते हैं कि वो लंबा जीवन जीते हैं। अब दूसरी चीज इसमें समझने वाली क्या है, यदि एक व्यक्ति
लंबा जीवन जीता है तो 60 साल के बाद क्या है, उसकी एक लाइफ होती है जिसको हम रिटायरमेंट लाइफ बोलते हैं। हमारे भारत सरकार और हमारी जो राज्य सरकार है वो भी मोस्टली एक व्यक्ति को 58 से 60 साल में क्या है, रिटायर कर देती है। तो 60 साल के बाद क्या है, उसको रिटायर क्यों किया जाता है? क्योंकि व्यक्ति की जो काम करने की क्षमता है वो थोड़ी कम हो जाती है। अब सेकंड चीज क्या है, 60 साल के बाद काम करने की क्षमता कम हो गई, लेकिन पैसे की जरूरत कम नहीं होती, उसको और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि 60 साल के बाद भी व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अतः रिटायरमेंट लाइफ की प्लानिंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और रिटायरमेंट लाइफ की बहुत ज्यादा प्लानिंग करने की इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि आज के दिन अगर आप किसी भी व्यक्ति से बात करोगे और उससे पूछोगे कि आपको भविष्य में क्या क्या काम करने हैं, आपके जीवन में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा मुझे बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाई करवानी है। फिर बोलेगा वो कि मुझे बच्चों को अच्छे कॉलेज में फिर पढ़ाई करवानी है। उसके बाद वो बोलेगा कि मुझे बच्चों की शादी करनी है। वो ये भी बोल सकता है कि मुझे एक घर बनाना है, मुझे एक अच्छी कार चाहिए। लेकिन बहुत कम लोग ये बोलते हैं कि मुझे रिटायरमेंट लाइफ को भी प्लान करना है। तो एक जो व्यक्ति होता है उसके पास जो सेविंग्स होती है, उसके पास जो इनकम होती है, वो 60 साल की एज तक आते आते मोस्टली लगभग उसकी जो सेविंग है वो समाप्त होने के कगार पे आ जाती है। अब 60 साल के बाद हम किस पे डिपेंड हो जाते हैं? हमारे बच्चों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। मैं ये नहीं बोलना चाहता कि हमें हमारे बच्चों पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उनका एक दायित्व भी बनता है और हमने अच्छे संस्कार हमारे बच्चों को दिया है तो बिल्कुल 60 साल के बाद हम उन पे डिपेंड तो रहेंगे। लेकिन अगर 60 साल के बाद हमारे पास कोई एक बहुत सी अच्छी पॉलिसी हमने ले रखी है, हमारे पास महीने के अच्छे पैसे आ रहे हैं, तो साल के अच्छे पैसे हमारे पास आ रहे हैं, तो एक तो हमें बच्चों से कभी पैसे मांगने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि देने वाले जो हाथ हैं, जिन्होंने अपनी 60 साल तक का जो जीवन है वो स्वाभिमान से जिया है, जिन्होंने हमेशा हाथ यूं रखा है, तो उन व्यक्तियों को पैसे मांगने में शर्म और शंका की आवश्यकता होती है। दूसरा, जरूरतें तो सभी की पूरी हो जाती है, लेकिन 60 साल के बाद की रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता व्यक्ति अगर उसके पास खुद का पैसा नहीं है। जमीन उसने, मान लीजिए एक व्यक्ति ने बहुत सारी बना ली, जमीन को 60 साल बाद सेल नहीं कर पाओगे, प्लॉट को सेल नहीं कर पाओगे, घर आपके पास करोड़ों का है सेल नहीं कर पाओगे। तो कैश फ्लो आज के दिन हर व्यक्ति के पास होना बहुत जरूरी है। और लाइफ इंश्योरेंस के अंदर एक ऐसी बहुत अच्छी पॉलिसी है जिसमें आपको 58 साल के बाद हर महीने या हर साल या हर तिमाही या हर छठे महीने, जैसा आपको ऑप्शन अच्छा लगे, आप एक ऐसी अच्छी पॉलिसी ले सकते हैं जिसमें आपको हर महीने पैसा मिलेगा और आप 60 साल के बाद की जो लाइफ है उसको भी आप एंजॉय बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। अब सिचुएशन नंबर 2 की तरफ हम जाते हैं, स्थिति नंबर 2। तो स्थिति नंबर 2 क्या है? अब स्थिति नंबर 2, सिचुएशन नंबर 2, हम ये मानते हैं कि 1% जो लोग हैं वो भारत में लंबा जीवन नहीं जी पाते। मैं कुछ आंकड़े भी आपको बताना चाहूंगा। आज अगर भारत के, मैं लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं या आप गूगल पे सर्च करोगे, तो भारत में प्रतिदिन की अगर मैं बात करूं तो प्रतिदिन 462 व्यक्ति हैं जो रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। अगर सालाना की बात मैं करूं तो करीबन ये संख्या 1,66,000 के लगभग हो जाती है। करीबन 4,000 लोग ऐसे होते हैं जो रोड एक्सीडेंट के अंदर घायल हो जाते हैं या उनमें से कुछ डिसेबल भी हो जाते हैं। और अगर पिछले 5 साल के आप आंकड़े चेक करोगे तो ये जो डाटा है ये डे बाय डे, ईयर बाय ईयर घटने के बजाय इंक्रीज होता जा रहा है। दूसरी चीज, अगर मैं रेगुलर नॉर्मल डेथ की भी बात करूं तो आज भारत में लगभग 36,779 डेथ हैं वो पर डे हो रही हैं जिनको रिकॉर्ड किया गया है। तो अब किस दिन किसका नंबर आ जाए इस बात का तो नहीं पता। अगर 1% वो व्यक्ति जिसने ये सोचा था कि मैं लंबा जीवन जीऊंगा, मैं 80 साल जीऊंगा, मैं 90 साल जीऊंगा, तो अगर उसकी गिनती इस 1% में हो जाए तो आपके पीछे आपकी जो पत्नी है, आपके पीछे आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर इस 1% ऐसी कोई स्थिति क्रिएट हो जाए
तो रिश्तेदार सबके बहुत अच्छे होते हैं, परिवार वाले सबके बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि कितने दिन तक आपके परिवार के लोग आपकी मदद कर पाएंगे। आपके बच्चों की जो पढ़ाई है जिसको बंद नहीं किया जा सकता, वो हमारा फ्यूचर है। आपके बच्चों की जो शादी है उसका खर्चा कौन उठाएगा? तो सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये रिप्लाई करें कि एक व्यक्ति के जीवन में ये दोनों स्थितियां बन सकती है या नहीं बन सकती। अगर सिचुएशन नंबर 1 में है आप, तो क्या आपने रिटायरमेंट की प्लानिंग की है? क्योंकि आज भारत में देखिए वृद्धाश्रम डे बाय डे ओपन हो रहे हैं। एक बार जाके वृद्धाश्रम में जाके विजिट करके आइए, आपको समझ में आएगा रिटायरमेंट लाइफ के लिए पॉलिसी की आवश्यकता क्यों है। सिचुएशन नंबर 2, पहले आप मुझे ये रिप्लाई दीजिएगा, क्या 1% में हम आ सकते हैं? अगर 1% के अंदर हम अगर आ गए तो हमने हमारी पत्नी के लिए, हमने हमारे बच्चों के लिए, हमने हमारे बच्चों की शादी के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए क्या व्यवस्था की है। और अगर आपके पास इन दोनों चीजों की प्लानिंग आपने कर रखी है तो मैं आपको बिल्कुल बधाई देना चाहूंगा। अगर इन दोनों चीजों की प्लानिंग आपने नहीं की हुई है तो बिल्कुल आप हमारे जो भी साथी है जिसने ये वीडियो का लिंक आपको भेजा है उससे आप बात करके अपनी इन दोनों चीजों की प्लानिंग कर सकते हैं। अभी मैं 2 सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। मेरे ये 2 सवाल हैं और जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उन दोनों सभी साथियों से ये सवाल करना चाहता हूं, अगर आपका जीवन लंबा है या छोटा है, ठीक है, तो उसकी प्लानिंग है, यानी जो उसके लिए, मान लीजिए लंबा जीवन है तो रिटायरमेंट की प्लानिंग है, छोटा जीवन है तो फिर उसके लिए आपको टर्म इंश्योरेंस की प्लानिंग करनी है। तो इसकी प्लानिंग आपको कब करनी चाहिए? मैं कमेंट बॉक्स में आपसे रिप्लाई चाहूंगा। आज करनी चाहिए, कल करनी चाहिए, 6 महीने बाद करनी चाहिए, 1 साल बाद करनी चाहिए, कब करनी चाहिए? ये मेरा सवाल है और मैं छोड़ के जा रहा हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसका मुझे रिप्लाई जरूर देंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप इसकी प्लानिंग उसी टाइम कर सकते हैं जब तक आप स्वस्थ हैं। जिस दिन परमात्मा न करे आप कभी अस्वस्थ हो, लेकिन अगर कभी भी अस्वस्थ हो गए तो देन फिर आप जीवन लंबा रहेगा या छोटा रहेगा, उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस की प्लानिंग नहीं हो सकती। दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है, क्या आपकी नजर में कोई भी एक ऐसा इंसान है इस धरती पे जो आपके लिए प्लानिंग करेगा या कर सकता है? मींस आपका जीवन लंबा है या छोटा है, उसके लिए जो आपको प्लानिंग करनी है वो प्लानिंग आप करेंगे या आपकी नजर में कोई व्यक्ति है या कोई रिश्तेदार है, कोई आपका भाई है या कोई आपका गुड फ्रेंड है, वो आपके लिए ये प्लानिंग कर सकता है? तो मैं इन 2 चीजों का जवाब आपसे जरूर चाहूंगा। अगर आपको ये प्लानिंग खुद करनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि सर मुझे ये प्लानिंग खुद करनी है। और अगर आपको ये लगता है कि ये प्लानिंग तो मेरा कोई दूसरा दोस्त है वो कर देगा, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि सर मेरे लिए ये प्लानिंग मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त या परिवार वाले करेंगे। मुझे जरूर आपसे इन 2 सवाल का जवाब जरूर चाहिए। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं और टॉपिक का नाम है HLV, ह्यूमन लाइफ वैल्यू। हिंदी में हम इसको समझते हैं मानव जीवन मूल्य। जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि मानव के जीवन की जो वैल्यू क्या है, कीमत क्या है। सबसे पहले हम HLV को समझते हैं। HLV मानव जीवन मूल्य आप अपनी सेवानिवृत्ति तक, सेवानिवृत्ति इन द सेंस आपकी रिटायरमेंट एज, वो आपकी 55 हो सकती है, आपकी 58 हो सकती है, आपकी 60 हो सकती है, 2, 4, 5 साल ऊपर नीचे हो सकती है, जो भी, वो डिपेंड करता है कि आप काम क्या कर रहे हैं, उस पे आपकी रिटायरमेंट एज है, उस पे डिपेंड होती है। साथ में स्वास्थ्य के ऊपर भी आपकी रिटायरमेंट एज है, वो डिपेंड होती है। कुछ लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, वो थोड़ा सा लंबा उनका रिटायरमेंट एज रहती है। कुछ लोगों का स्वास्थ्य है वो सही नहीं रहता, तो उनको समय से पहले भी रिटायरमेंट लेनी पड़ती है। तो आप अपनी रिटायरमेंट एज तक यानी सेवानिवृत्ति तक, ये आपको अपनी चेक करनी है कॉपी पेन पे लेके। अपने परिवार के लिए कितनी कमाई करेंगे, अपने परिवार को कितना पैसा कमा के देंगे, उसका आज के समय में क्या मूल्य है, उसको HLV बोलते हैं। आइए अब हम इसको बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं, विद एग्जाम्पल समझते हैं कि ये HLV होती क्या है।
आसान शब्दों में समझते हैं। मान लीजिए आज आपकी उम्र 35 साल है, मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी उम्र 30 साल है तो आप कॉपी पेन पे 30 लिख लीजिए, आपकी उम्र 35 है तो आप 35 लिख लीजिए, आपकी उम्र 40 साल है तो फिर आप यहाँ पे 40 साल लिख लीजिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देखने वाले हैं उन सबकी जो एज है वो सेम नहीं होने वाली, सबकी अलग अलग होने वाली है। तो मैं एक एग्जाम्पल माना मूलधन शो, मैंने एक एग्जाम्पल 35 साल का लिया है। यहाँ पे आपको अपनी HLV चेक करनी होगी, करनी पड़ेगी, तो आप अपनी एज को लिख सकते हैं। अब हम ये मानते हैं कि आप 60 साल तक काम करेंगे, ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई चीज माननी पड़ेगी। अप्रोक्स माना कि आप 60 साल तक काम करेंगे, तो मतलब अभी आपके पास 25 साल और हैं काम करने के लिए। दूसरे शब्दों में 25 साल तक आप अपने परिवार वालों को और कमा के देंगे। अब दूसरी चीज हम क्या मानते हैं कि मान लीजिए कि आप महीने के कमाते हैं 50,000 रुपए, तो 12 महीने में आपकी इनकम क्या हुई, या साल में आपने कितना पैसा कमाया, तो 50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 से, ये हो जाएगा आपकी साल की कमाई 6 लाख रुपए। अब 6 लाख रुपए आप साल में कमाएंगे, तो 25 साल में आप कितना पैसा कमाएंगे, 25 साल में आप कितना पैसा कमा के अपने फैमिली को देने वाले हैं, तो इस 6 लाख को आप फिर 25 साल से गुणा कर दीजिए। अगर 25 साल को हम 6 लाख से गुणा करेंगे तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी ये आएगी 1.5 CR, यानी कि 1.5 करोड़। अब 1.5 करोड़ का मतलब क्या है, ये वो अमाउंट है, ये वो राशि है जो आप अपने फैमिली को कमा के देने वाले हैं, और इसी को HLV बोला जाता है। अब हर व्यक्ति की HLV अलग अलग होगी, और HLV जो डिसाइड होगी वो दो चीजों पे होगी। पहली चीज, आज की आपके पास आज की उम्र क्या है, कितने साल आप कमाने वाले हैं, जो ज्यादा कमाएगा उसकी ज्यादा हो जाएगी, जो कम साल बचे हैं जिसके पास कम हो जाएगी। दूसरा इफेक्ट इसके अंदर यह आएगा, आपकी मंथली इनकम क्या है, जिसकी मंथली इनकम ज्यादा होगी उसकी HLV ज्यादा आएगी, और जिसकी मंथली इनकम कम होगी उसकी HLV कम आएगी। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये है, जो भी साथी इस वीडियो को देख रहा है, सबसे पहले आप अपनी HLV निकालें, आपकी HLV क्या है, और आप अपनी HLV निकाल के, मेरी रिक्वेस्ट है जरूर आप कमेंट बॉक्स में अपनी HLV निकाल के जरूर आप कमेंट करें। अभी आपने HLV को जाना, लेकिन हम समझते हैं कि HLV मैंने क्यों समझाया, HLV को निकालना क्यों जरूरी है, किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी ह्यूमन लाइफ वैल्यू को जानना क्यों जरूरी है। उसके 3 रीजन हैं साथियों, उसके 3 स्ट्रॉन्ग रीजन हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि HLV ये बताता है कि आप रहें या ना रहें, आपके परिवार को आपकी कमाई के बराबर पैसा कैसे मिलेगा। यदि आपने अपनी HLV निकाली, और हमने पीछे एक एग्जांपल लिया था एक्स व्यक्ति का, एक्स व्यक्ति की HLV क्या निकली, 1.5 करोड़ रुपए। अब एक्स व्यक्ति को एक चीज पता चल गई कि मैं मेरी पत्नी और बच्चों को 1.5 करोड़ रुपए का कमा के दूंगा अगले 25 साल में। अगर वही व्यक्ति 1.5 करोड़ का बीमा करवा ले, और वो व्यक्ति 1% सिचुएशन नंबर 2 में आ जाए, इस धरती पे ना रहे किसी भी कैजुअलिटी की वजह से, और ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, तो उस स्थिति के अंदर वो जो व्यक्ति है उसको जो 1.5 करोड़ रुपए कमा के अपनी फैमिली को देने थे, अगर उसने अपना 1.5 करोड़ का बीमा ले लिया तो वो 1.5 करोड़ ऑन सपोर्ट उसकी फैमिली को मिल जाएंगे। अब इंसान की कमी तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता, और हम भी पूरी नहीं कर पाएंगे, बीमा कंपनी भी पूरा नहीं कर पाएगी, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने परिवार को जो 1.5 करोड़ रुपए कमा के देने थे, उसकी जगह उस बीमा कंपनी ने 1.5 करोड़ रुपए ऑन स्पॉट इकट्ठे दे दिए। अब उसकी फैमिली के अंदर जो सर्वाइवल थे उसकी दिक्कतें नहीं रहेंगी, बच्चों की स्कूलिंग बीच में नहीं रहेंगी, बच्चों को जिस स्कूल में कॉलेज में पढ़ना था वहां पे पढ़ेंगे, बच्चे की शादी बहुत अच्छी से कर पाएंगे, और जो पत्नी है जिसको वो 7 फेरे लेके आया था वो रिटायरमेंट लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जी पाएगी। तो HLV निकालनी क्यों जरूरी है, क्योंकि ये तय करती है, ये डिसाइड करती है कि आपको कितने का बीमा करवाना चाहिए। सेकंड चीज क्या है, सही लाइफ इंश्योरेंस कवरेज तय करने में मदद करती है, मैं समझा चुका हूं।
अब अगर आपकी HLV है 1.5 करोड़ की, आपने बीमा ले लिया 5 लाख रुपए का, अगर इस व्यक्ति के साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई तो वाइफ को कितने मिलेंगे? 5 लाख। तो 5 लाख रुपए में जिस आदमी को 1.5 करोड़ रुपए कमा के अपनी पत्नी को देने थे और उसके जाने के बाद उसको मिल रहे हैं सिर्फ 5 लाख रुपए, तो मेरे दोस्त उस पत्नी को और उन बच्चों को कहीं ना कहीं जरूर दिक्कत आने वाली है। आपके परिवार की आर्थिक सुरक्षा का सही आंकड़ा है? बिल्कुल। आपके परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी किसके ऊपर डिपेंड है? उस आदमी के ऊपर डिपेंड है जो आज घर से निकल के काम कर रहा है। तो डेफिनेटली आपके परिवार की आर्थिक सुरक्षा का जो आंकड़ा है वो बिल्कुल HLV है, और मैंने बहुत अच्छे तरीके से विद एग्जांपल आपको समझाया है। अब सबसे बड़ी चीज यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति को कम से कम कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए? जब भी आप फील्ड में जाते हैं, जब भी आप लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे एडवाइजर हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे क्लाइंट भी हमारे साथ जुड़े हैं। ये पहला जो सवाल है ये एडवाइजर को क्लियर होना चाहिए। क्यों क्लियर होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा तो बीमा हो चुका है, मुझे ज्यादा बीमा की आवश्यकता नहीं है, या मैं बीमा लेके क्या करूंगा। तो इस स्लाइड के अंदर हम ये समझेंगे कि एक आदमी को एटलीस्ट कम से कम बीमा कितना लेना चाहिए। अब इसका एक गोल्डन रूल है, और गोल्डन रूल क्या है? इंश्योरेंस कवर आपकी सालाना आय का 10 से 15 गुना होना चाहिए। अब 10 से 15 गुना क्यों होना चाहिए? ये जरूरी क्यों है? उसका सबसे बिगेस्ट रीजन है क्योंकि जो घर में पैसा कमाने वाला व्यक्ति है, अगर वो नहीं रहता है तो परिवार का जो रेगुलर खर्च है, जिसको हम पानी का बिल बोलते हैं, जिसको हम बिजली का बिल बोलते हैं, जिसको हम दूध का बिल बोलते हैं, घर में जो सुबह से शाम तक जो हमारा ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, ये वो बेसिक चीजें हैं, ये कभी भी नहीं रुकेंगी। ये मंथली एक्सपेंडिचर आपकी अनुपस्थिति में आपकी फैमिली को चलाना ही पड़ेगा, चाहे आपके जाने के बाद उन्हें कुछ भी करना पड़े। आपके जो बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाएंगे, हमें उन्हें भविष्य के लिए पढ़ाना ही पड़ेगा। और बच्चों की पढ़ाई में +2 तक वाले नहीं बोल रहा, +2 के बाद पढ़ाई पे अलग तरीके के खर्चे आने शुरू हो जाते हैं। फिर बच्चों की शादी करनी पड़ेगी, और अगर आपके पास कोई लोन है किसी तरीके का, मान लीजिए कोई क्रेडिट कार्ड है, कोई होम लोन है, कोई कार लोन है, कोई गोल्ड लोन है, किसी भी तरीके का लोन है, कोई KCC लोन है, तो व्यक्ति के जाने के बाद वो कभी भी लोन माफ नहीं होते। उन सभी लोन को चुकाने की जिम्मेवारी उनकी पत्नी और बच्चों की है। जिस प्रकार एक पेरेंट्स की, जिस प्रकार एक पिता की प्रॉपर्टी में उसकी पत्नी और बच्चों का हक होता है, सेम उसी प्रकार एक पिता के लिए गए लोन के अंदर भी उसके बच्चों का और उसकी पत्नी की लायबिलिटी बनती है कि अगर वो व्यक्ति नहीं है तो ये सारी चीज वो उसकी फैमिली को चुकाना ही पड़ेगा। अभी एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपकी आय सालाना 6 लाख रुपए है तो डेफिनेटली आपको इंश्योरेंस कवर मिनिमम 60 लाख से 90 लाख का बहुत बहुत जरूरी है। 90 लाख रुपए का क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि 90 लाख रुपए को अगर आप बैंक में डिपॉजिट करवा भी देंगे तो बैंक आपको 50,000 की जगह आराम से 60,000 रुपए महीना इंटरेस्ट देता रहेगा, और व्यक्ति की कमी तो पूरी नहीं होगी, लेकिन आपके घर में उतने ही पैसे सेम आते रहेंगे। हम एसोसिएट जो हैं वो टाटा ग्रुप के साथ हैं। हम टाटा की बात करेंगे तो टाटा ग्रुप का एक परिचय मैं आपको देना चाहता हूं। देखिए, टाटा जो ग्रुप है वो भारत का एक बहुत बड़ा ग्रुप है। इसकी स्थापना 1868 में हुई, और एक ये भारत का ट्रस्टेड ग्रुप है, और बहुत विश्वास के ट्रस्ट के नाम पे टाटा का नाम सबसे ऊपर रहता है। तो जमशेद नुस्वार जी टाटा ने इस ग्रुप की स्थापना की। आज 30 से ज्यादा कंपनियां हैं, और यहाँ जो राइट साइड में जो स्लाइड में आप चेक कर पा रहे हो, बहुत बड़े बड़े ब्रांड, जगवार है, लैंड रोवर है, टाटा AIA है, टाटा AIG है, टाटा टेलीकॉम है, टाटा कम्युनिकेशन है, तनिष्क है, टाइटन है, टाटा टी है, ठीक है, टाटा स्पैम, टाटा साल्ट है, तो TCS है, आप देखिए यहाँ पे होटल ताज है, विस्तारा, वेदांता, ठीक है, एक्सप्रेस, एयर इंडिया, एयर एशिया, तो यहाँ पे टाटा स्टील, टाटा बिग बास्केट्स, ये कितने सारे, टाटा न्यू, ये कितने सारे ब्रांड हैं साथियों, जो जिनका प्रोडक्ट प्रतिदिन आप कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदते होंगे। तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है।
तो 30 से ज्यादा कंपनियों के साथ टाटा ग्रुप की, टाटा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 100 से ज्यादा देशों में काम कर रही है। लेकिन टाटा का मुख्यालय कहाँ है? वो मुंबई में है। अगर मैं इसकी फाइनेंशियल सिचुएशन की बात करूं, पिछले फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, तो टाटा ग्रुप ने कुल जो रिवेन्यू जो जनरेट किया है वो 15.34 लाख करोड़ का किया है। उसमें से जो नेट प्रॉफिट है वो 1.13 लाख करोड़ प्रॉफिट है। मार्केट कैप की अगर मैं बात करूं तो वो 37.84 लाख करोड़ है। और सबसे बिगेस्ट चीज, पिछले 5 साल में यानी 2020 से लेके 2025 के अंदर हमने हमारा जो राजस्व है, हमने हमारा जो रिवेन्यू है उसको डबल कर लिया है। यानी आज रिवेन्यू कितना है? 15.34। तो ये 5 साल पहले जो था वो समथिंग 7.5 लाख करोड़ के आसपास था। रही बात प्रॉफिट की, तो टाटा ग्रुप ने अपना प्रॉफिट है वो भी पिछली जो साल है उससे 3.6 गुना ज्यादा किया है। अगर मैं एम्प्लॉइज की बात करूं तो एकमात्र प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो हैं वो एम्प्लॉइज हैं। 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज आज टाटा के साथ किसी न किसी ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी चीज क्या है जिसकी वजह से लोग टाटा के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, जिसकी वजह से लोग टाटा ग्रुप को सम्मान की नजरों से देखते हैं, जिसकी वजह से श्री रतन टाटा जी को लोग इज्जत की नजरों से देखते हैं? उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? टाटा जो ग्रुप है उसके जो 2/3 शेयर हैं वो टाटा ट्रस्ट के पास है। और रतन टाटा जी ने यह बहुत अच्छा काम किया है। इसका मतलब सीधा सीधा क्या होता है कि टाटा ग्रुप जितना भी मुनाफा अर्जित करेगा उसका 2/3 सीधा सीधा समाज सेवा में जाएगा, न कि मालिकों की जेब में जाएगा। और आपको मैं बता दूं, पिछली जो हमारी ये सदी रही है, इस सदी का सबसे बड़ा जो डोनर है, सबसे बड़ा दान देने वाला जो व्यक्ति है वो टाटा ग्रुप है। रिलायंस कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है भारत की, उसके पास जितनी आज के दिन एसेट्स है उससे भी ज्यादा जो पैसा है पिछले 100 साल में टाटा ग्रुप ने डोनेट किया है। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस क्या है इसको हम समझते हैं। टाटा AIA जो लाइफ इंश्योरेंस है वो एक ज्वाइंट वेंचर है टाटा सन्स का और प्लस AIA ग्रुप का। अब टाटा सन्स के पास जो शेयर हैं वो 51% हैं और AIA ग्रुप के पास शेयर हैं वो 49% हैं। तो जब IRDA इंडिया में काम करना स्टार्ट किया तो IRDA का एक नॉर्म्स था कि इंडिया की कोई भी कंपनी है उसको तो जीवन बीमा का अनुभव नहीं है। दूसरा FDI भी लागू हुआ था कि विदेशी कंपनियां कैसे इंडिया में आए और हमारे लोगों को रोजगार मिले। तो इसके अंदर ये IRDA का एक नॉर्म है कि एक कंपनी भारतीय होनी चाहिए और दूसरी कंपनी जिसको जीवन बीमा का अनुभव है वो विदेशी होनी चाहिए। एक तो भारत की वो कंपनी है उसको लाइफ इंश्योरेंस का अनुभव नहीं है, तो जो विदेशी कंपनी इंडिया में आएगी उसके साथ क्या है कि उसके अनुभव का फायदा लेके बिजनेस को बड़ा कर पाएंगे। और दूसरा क्या होगा, विदेशी कंपनियों का निवेश भी इंडिया के अंदर होगा। ये उसी नॉर्म के तहत एक ज्वाइंट वेंचर है। इसकी जो स्थापना हुई थी यानी IRDA ने हमारे ग्रुप को जो लाइसेंस दिया वो 12 फरवरी 2001 को दिया। संचालन की बात करूं तो हमने 1 अप्रैल 2001 से हमारा विधिवत रूप से काम है वो स्टार्ट करना शुरू किया। उत्पाद की अगर बात करूं तो हमारे पास बहुत अच्छे सेविंग प्लान हैं, गारंटीड सेविंग प्लान है। हेल्थ के सेक्टर में भी हम अभी आ चुके हैं। टर्म इंश्योरेंस इसका कोई मुकाबला नहीं है क्योंकि आज इंडिया में 9 बैंक ऐसे हैं जो टाटा AIA के कॉर्पोरेट एडवाइजर बनके टाटा की ही पॉलिसियां सेल कर रहे हैं साथियों। यूलिप्स प्लान हमारे बहुत बेस्ट हैं और पेंशन प्लान एक ऐसा प्लान है हमारा जिसमें हम 80 साल 75 साल 80 साल तक के व्यक्ति को भी पॉलिसी सेल कर रहे हैं। इस प्लान का इंटायर इंडस्ट्री में कोई मुकाबला नहीं है। AUM की बात करूं, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करूं तो 31 मई 2025 तक हमारे ग्रुप के पास यानी टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस की अभी मैं बात कर रहा हूं, इस ग्रुप के पास 1,30,053 करोड़ का AUM है और पिछले साल से हमने 27% है वो ग्रोथ की है। करीबन 90 लाख के आसपास ऐसे कस्टमर हैं जिनको हमने इंश्योरेंस दिया है। और बाजार में अगर मैं स्थिति की बात करूं तो आज के दिन 26 कंपनियों में हमारा टॉप 3 में स्थान आज के दिन आता है। MDRT की अगर मैं बात करूं तो आज हमारे पास पूरे भारत के अंदर, क्योंकि देखिए MDRT जो है एक USA वर्ल्ड है,
तो MDRT ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही होता है, ये वर्ल्ड वाइड होता है और पूरे दुनिया में जितनी भी कंपनियां इंश्योरेंस के क्षेत्र में है तो सभी कंपनियों में एक ये सर्वोच्च अवार्ड होता है MDRT। तो भारत में अभी 26 कंपनियां हैं, तो 26 कंपनियों के अंदर अगर मैं बात करूं तो पिछले लगातार जो 3 साल रहे हैं हमारे, 24-25 रहा, फिर उसके बाद 23-24 रहा और फिर उसके बाद 22-23 रहा। तो इन तीनों साल के अंदर हम पूरी इंडिया के अंदर नंबर 1 पे रहे हैं। किस चीज में? MDRT प्रोड्यूस करने में। और अगर हमारी ग्लोबली रैंकिंग की बात करूं, अगर मैं विश्व की जो रैंकिंग है उसकी अगर मैं बात करूं तो उसमें हम लोग नंबर 4 पे रहे हैं और हमने 2 नंबर का जंप किया है। उससे पिछले साल हमारी ग्लोबली रैंकिंग 6 थी, लेकिन पिछले साल हमने इसको 4 पे अपने आप को अपग्रेड किया है। और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में करीबन 2871 हमारे सदस्य ऐसे हैं जो पूरे भारत के अंदर MDRT है वो क्वालिफाई हुए हैं। ये रीजन क्या है साथियों? यहाँ पे थोड़ी सी चीज आपको समझनी है कि आप टाटा AIA के साथ ही क्यों जुड़े। उसका रीजन क्या है साथियों? उसका रीजन है हमारा जो एसोसिएट पार्टनर है AIA। उसके बारे में थोड़ी सी हम आगे अगले स्लाइड में हम थोड़ा सा उसके ऊपर बात करेंगे। अभी जो हमारी नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें हम समझेंगे वाहे टाटा AIA एज ए कैरियर। आपके पास और भी कंपनीज हैं, आप वहां भी जाके एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर बन सकते हो, लेकिन आज का हमारा विषय ये है कि आप टाटा AIA के साथ ही अपना कैरियर क्यों चूज करें, क्यों बनाएं। सबसे बड़ी चीज क्या है साथियों? क्लेम सेटलमेंट रेशियो। पिछले साल 24-25 के अंदर हमने 99.41% साथियों क्लेम है वो क्लेम सेटलमेंट करके दिया है। प्रीमियम इनकम की अगर मैं बात करूं पिछले साल की, वो 31,484 करोड़ है और हमने 23% ज्यादा बिजनेस साथियों लास्ट ईयर में किया है। टाटा AIA के आपको पता होगा कि हम लोग NFO लॉन्च करते रहते हैं और NFO हमारी बहुत अच्छी रिटर्न देते हैं। मार्केट में जो BSE है उससे भी हमने 10% हमेशा रिटर्न ज्यादा दी है। तो हमारे फंड की जो परफॉर्मेंस है वो हमारे 99.93% जो हमारे फंड हैं उनकी जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, तो मॉर्निंग स्टार एक रेटेड एजेंसी है। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाटा की है, ये इंडिया की वो सारी कंपनीज जो फंड्स के अंदर काम करती है, ठीक है, जिनके पास यूलिप के प्लान है, तो उनके फंड्स को उनकी परफॉर्मेंस के आधार पे उनको रेटिंग देती है। जैसे आप कभी होटल्स में जाते हो तो अगर आपने 4 या 5 स्टार होटल का चुनाव कर लिया तो मतलब ये है कि वहां आपको पैसा तो पे करना पड़ेगा लेकिन क्वालिटी से आप बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे। तो सेम ये चीज क्या है कि टाटा के जितने भी फंड्स हैं जिसके अंदर टाटा आपके फंड को लगा के ग्रो करती है और जिसका रिटर्न आपको मिलता है, वो सारे के सारे फंड 4 या 5 स्टार रेटेड हैं अगर मैं पिछले 5 साल को बेस मानूं तो। अभी यहाँ पे मैं कुछ 3 फंड्स के एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। मल्टी कैप फंड की अगर मैं बात करूं तो इसका रिटर्न हमने 31.40% दिया है, सीधा सीधा 2.5% सैकड़ा हो जाता है आम भाषा में। टॉप 200 फंड की अगर मैं बात करूं तो सेम 32.30% का रिटर्न हमने दिया है। उसके बाद इंडिया कंजप्शन फंड की अगर मैं बात करूं तो 30.44 का रिटर्न हमने दिया है। और ये चीज मेरे कह देने से नहीं है, ये सारी की सारी जो चीज है इसके अंदर आप इन सभी चीजों को गूगल पे जाके आप चेक कर सकते हो कि क्या टाटा AIA ने इतना रिटर्न अपने कस्टमर्स को दिया है कि नहीं दिया। और सबसे बड़ी चीज, ये सारा का सारा जो रिटर्न है, कंप्लीट जो रिटर्न है, ये टोटली टैक्स फ्री है। इस पे अगली जो स्लाइड हमारी होंगी, नेक्स्ट जो हम वीडियो आपके बीच में लेके आएंगे, उस पे हम इन चीजों पे बहुत अच्छे से डीपली डिस्कशन करेंगे। आज भारत के अंदर 600 से ज्यादा हमारी शाखाएं हैं, ये बहुत बड़ी बात है। यानी पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप टाटा AIA के अंदर कहीं भी किसी भी ब्रांच में आप काम कर सकते हैं, पूरा हिंदुस्तान आपके लिए है। और अगर आपकी पॉलिसी को चले हुए 3 साल से ज्यादा का समय हो गया है तो मात्र 4 घंटे में हमारा एक्सप्रेस क्लेम सेटलमेंट है। हम 4 घंटे में पार्टी को क्लेम है वो उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। NRI मार्केट बहुत बड़ी है साथियों। NRI जैसे ही आप टाटा AIA के एडवाइजर बन जाते हैं तो पूरे भारत में जितने भी लोग हैं सबकी पॉलिसी करने का राइट आपके पास है।
और करीबन 3.5 करोड़ ऐसी पॉपुलेशन है जो हिंदुस्तान के हैं, या तो वो बाहर जाके एनआरआई में कन्वर्ट हो गए या फिर वहां पे उन्होंने पीआर ले ली। तो उन सभी लोगों का, उन सभी व्यक्ति का बीमा भी आप यहाँ पे, अगर आप टाटा एआईए के एडवाइजर हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ऑनलाइन मेडिकल की फैसिलिटी है, उनको जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा, टैक्स का लाभ उनको बहुत मिलेगा, प्रीमियम बहुत उनका क्या फ्लेक्सिबल रहेगा। तो एनआरआई कस्टमर को भी आप ट्रीट कर सकते हैं और ये बहुत बिगेस्ट मार्केट है। एआई की मैं छोटी सी बात करना चाहूं तो एआईए की स्थापना जो हुई वो 1919 में हुई। इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि आज एआईए के पास सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस सेक्टर में 106 साल का अनुभव है और एशिया महाद्वीप की ये सबसे बड़ी कंपनी है एआईए। और मैं जो बात आपके साथ कर रहा था वो बात मैं ये कर रहा था पिछली स्लाइड के अंदर कि आज पूरे भारत के अंदर 26 कंपनियों में हमारे पास ज्यादा एमडीआरटी क्यों है, हम ग्लोबली छठे से चौथे नंबर पे क्यों आए। उसका सबसे बिगेस्ट रीजन क्या है, हमारा जो पार्टनर है एआईए उसके पास स्किल है, उनके पास 106 साल का अनुभव है कि लोगों को कैसे डेवलप किया जाता है, बिजनेस कैसे निकाला जाता है। टाटा का जो एजुकेशन सिस्टम है और रियल में बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि टाटा को तो अभी 24-25 साल का अनुभव है, लेकिन हमारा जो पार्टनर है उसका इंश्योरेंस का अनुभव 106 साल का है। तो ये एक बहुत बड़ी पावर है साथियों। एआईए आज के दिन वर्ल्ड वाइड काम कर रही है और हिंदुस्तान में भी बहुत बड़े लेवल पे आज के दिन काम कर रही है। तो एआईए की जो पावर है वो टाटा के साथ है और टाटा अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसको 150 साल से ज्यादा का समय हो गया और जिसपे हर हिंदुस्तानी है वो टाटा ग्रुप पे ट्रस्ट भी करता है और गर्व भी उस पे करता है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं साथियों, इन ये पॉइंट्स हैं, ये डिसाइड करते हैं कि टाटा एआईए का चुनाव एज ए करियर के रूप में अगर आप कर रहे हैं तो ये वास्तव में आपका सही डिसीजन होने वाला है। मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपने अपना कीमती समय निकालकर इस मास्टर क्लास को लास्ट तक देखा। यकीन मानिए आपका यही कमिटमेंट आने वाले समय में आपकी सफलता की असली पहचान बनेगा। और दोस्तों यह तो बस शुरुआत है, अगली मास्टर क्लास में हम टाटा एआईए के एडवाइजर मॉडल की गहराई में उतरेंगे। कैसे आप टाटा एआईए के साथ जुड़कर एक स्थायी और लगातार बढ़ती हुई इनकम बना सकते हैं, हमारे पास कौन कौन से इंश्योरेंस प्लान उपलब्ध हैं और क्लाइंट की जरूरत के हिसाब से कौन सी पॉलिसी क्लाइंट के लिए सबसे बेस्ट है। यानी अगला जो सेशन होगा उसमें हम आपको केवल थ्योरी तक ही सीमित नहीं रखेंगे और प्रैक्टिकल सेल्स अप्रोच जिसे आप तुरंत लागू कर पाएंगे। मेरे दोस्त अब बारी आपकी है। आज की मास्टर क्लास में वो कौन सा पॉइंट था जिसने आपको सबसे ज्यादा इंपैक्ट किया, या फिर इंश्योरेंस कैरियर को लेके कौन सा ऐसा सवाल है जो आपके मन में है, नीचे कमेंट में लिखिए, मैं खुद पढ़ूंगा और खुद से जवाब दूंगा। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया है तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है यह वीडियो उसके कैरियर का टर्निंग पॉइंट बन जाए। याद रखिए, अगला जो सेशन होगा वो आपके कैरियर को एक नई दिशा देगा और इसे मिस करना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। और आप देख रहे थे पॉलिसी साथी मास्टर क्लास सीरीज का पहला पार्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं।